4 साल का रितेश अपनी मां जयती और पिता शिखर के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और वॉइस एंड स्पीच थेरेपिस्ट्स के लिए भी एक अजूबा था, क्योंकि पैदा होने के बाद से आज तक एक लफ्ज बोलना तो दूर रितेश रोता तक नहीं था। जयती और शिखर दोनों की सरकारी नौकरी होने की वजह से कभी भी रितेश की देखभाल के लिए छुट्टी या दवाइयों के खर्चे के बारे में उन्हें सोचना नहीं पड़ा। लेकिन मुश्किलें अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि जयती का ट्रांसफर हो रहा था एक बेहतर शहर में और वहां कुछ ही दिनों में शिखर का भी ट्रांसफर होना था। जयती नए घर, नए शहर में रितेश को लिए काम और घर दोनों संभाल रही थी। रविवार का दिन था, कुछ बांधे हुए बॉक्सेस बाकी थे और जयती ने ठान लिया था कि आज वो पूरा घर सजा कर रहेगी। रितेश उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था और जयती सामान सब निकाल के जगह देख देख कर रख रही थी, जब उसने अपने पीछे से आती एक आवाज को सुना। जयती पीछे पलटी तो उसने देखा कि इस घर में उसके यहां आने से पहले एक स्टील की अलमारी रखी पड़ी थी, जिसके दरवाजे का हैंडल नीचे किया हुआ था। जयती ने 1 मिनट को उस हैंडल को देखा और किसी भी आम इंसान की तरह अपना वहम मानकर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और सामान अनपैक करने में लगी रही। उसने एक कार्टन में से एक फ्लावर वास निकाल के टेबल पे रखा ही था जब जयती पलटी और उसने देखा कि वो अलमारी जिसका हैंडल थोड़ी देर पहले नीचे हो गया था, अब उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ के पलड़े खुले हुए थे। जयती ने डरते डरते अलमारी के अंदर झांका, आसपास सब कुछ देखा और उसके पीछे भी झांका। जब सब कुछ ठीक दिखाई दिया तो जयती ने अलमारी का दरवाजा चुपचाप बंद किया और वापस अपने काम पे लग गई। ऐसी और कोई आवाज उसके कान में दखलंदाजी ना करे, इसके लिए जयती ने कानों में हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे गाना चला दिया। अपना हेडफोन उतारा और फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज लगातार तेज सी होती जा रही थी और जैसी समझ में आया कि मेन डोर से आवाज आ रही है तो जयती ने जाकर दरवाजे को खोला। दरवाजे के बाहर जयती को कोई दिखाई नहीं दिया। जयती बाहर की ओर झांक ही रही थी जब यही आवाज उसने ठीक अपने पीछे रितेश के कमरे से आती हुई सुनी और जयती वहां से भागी रितेश के कमरे में, ये देखने की कहीं रितेश को कुछ ना हो गया हो। वहां पहुंची तो देखा जो रितेश थोड़ी देर पहले बिस्तर पर लेटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, पर बैल्कनी में खड़ा था। जयती ने रितेश के कंधे पर हाथ रख के उसे अपने तरीके से यही पूछा कि सब ठीक तो है। रितेश ने जवाब में सिर्फ अपना हाथ उठाया और कमरे के अंदर एक तरफ कुछ दिखाने लगा। जयंती तुरंत उस तरफ पलटी तो देखा दीवार पर एक पेंटिंग लटक रही थी। जयती ने उस पेंटिंग के पास जाकर गौर से देखा। पेंटिंग में सब कुछ ठीक था। वहां उस पेंटिंग में उसे एक कपल और साथ में उनका एक बच्चा दिखाई दिया। ये देखते देखते जयती जैसे ही पलटकर रितेश की ओर मुड़ी तो देखा रितेश दोबारा अपने पलंग पर चैन की नींद ले रहा था। जयती ने जब देखा कि रितेश सुकून से सो रहा था
तो वो सीधे बाथरूम में गई और मुंह हाथ धोने लगी। चेहरे पर ठंडे पानी से थोड़ी ताजगी आई, लेकिन थोड़ी राहत और चाहिए थी जयती को। इसलिए चाय बनाने वो सीधा किचन में चली गई। उसने पानी उबालने को रखा और हमाम दस्ते में इलायची डालकर किचन से बाहर फ्रिज से दूध लेने गई। फ्रिज खोल के दूध के कैन पे हाथ रखा ही था कि ठीक तभी इस आवाज को सुनकर जयती थोड़ा सावधान हो गई और चुपचाप दबे पांव किचन तक गई। तो उसने पाया आवाज सिर्फ पानी उबलने की आ रही थी। जयती ने राहत की सांस ली और पूरा किचन टहल कर देखा और उसके बाद इलायची कूटने के लिए हमाम दस्ते को उठाने गई ही थी कि उसने देखा इलायची कूटी हुई थी। जयंती बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन अगर वो ही डर जाती तो रितेश का क्या होता। यही सोचकर उसने दबी हुई लेकिन एक सख्त आवाज में कहा, तुम जो भी हो चुपचाप चले जाओ, हमें सुकून से रहने दो, क्योंकि हम हर हाल में यहीं रहेंगे। इस आवाज के बाद अगले काफी महीनों तक कोई और दिक्कत नहीं हुई उस घर में। हालांकि ये सब होने के बाद कोई इसे यूं ही भुला तो सकता नहीं था, इसलिए जयंती हमेशा चौकन्ना रहती थी। और उसकी सारी फिक्र तब जाकर खत्म हुई जब 6 महीनों के बाद शिखर का भी ट्रांसफर वहीं हो गया। और आते ही शिखर ने पुराने फर्नीचर्स को देखकर मुंह बिचकाना शुरू कर दिया। उसने जयंती से कई बार कहा, और जब वो नहीं मानी तो सारे पुराने सामान का फोटोग्राफ उसने लिया और ऑनलाइन बेचने के लिए पोस्ट कर दिया। कई सारे फोन रोज आते और सारा पुराना सामान एक एक करके जाता रहा। एक दिन एक लैंडलाइन नंबर से शिखर को फोन आया। फोन उठाया तो उधर से एक बच्चे की आवाज ने कहा, अलमारी मत बेचो प्लीज। और उसके इतना कहते ही फोन की लाइन भी कट गई। शिखर ने तुरंत उस नंबर पे कॉल बैक किया तो कनेक्टिंग बीप के साथ साथ उसने जोर की एक आवाज ठीक अपने पीछे सुनी। शिखर ने पलट के देखा तो ये उसके अपने घर का लैंडलाइन नंबर ही था। शिखर ने तुरंत लैंडलाइन का कनेक्शन काटा और इससे पहले कि वो इस बारे में और सोचता, उसके पास जेन्युइन खरीदार के कॉल आने लगे। एक कॉल ने शिखर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कॉल उसी लैंडलाइन नंबर से था और फोन पर वही आवाज थी जो इस बार कह रही थी, अंकल प्लीज अलमारी मत बेचना। शिखर तुरंत उस लैंडलाइन फोन के पास गया और देखा कि उस फोन का कॉर्ड निकाला हुआ ही था। उसने जयती से सवाल किया कि क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता। जयती जो बात अब तक छुपा रही थी, अब उसने बोल डाला कि 6 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ था। शिखर ने तब उन फोन कॉल्स के बारे में जयती को बताया और दोनों ने सोचा कि एक बार देखते हैं कि आखिरकार उस अलमारी में ऐसा क्या है। और जब अलमारी के दरवाजे को खोलने गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो ये नहीं चाहता कि अलमारी का दरवाजा खुले। पर जैसे तैसे बड़ी कोशिशों के बाद अलमारी खोली और एक जोर की आवाज ने उन दोनों को अंदर से हिला दिया। इस घटना से दोनों इतना डर गए थे कि तुरंत अलमारी से 4 कदम पीछे गए
और फिर जैसे तैसे रूम से निकले और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा तो बंद था, पर वो आवाज आना जारी रही और ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के काफी करीब आ रही हो। और ऐसे में ही उनके बेटे रितेश के रोने की आवाजें आई। दौड़कर जब दोनों रितेश के कमरे में गए तो देखा रितेश उसी पेंटिंग की ओर इशारा कर रहा था जिसे 6 महीने पहले जयती ने दीवार पर उल्टा कर दिया था। जयती ने उस पेंटिंग को पलट कर देखा तो उसमें वो बच्चा नहीं था जो उसने 6 महीने पहले देखा था। जयती शिखर को उस पेंटिंग के बारे में बता ही रही थी कि उतने में रितेश के रोने की आवाज किसी और आवाज में तब्दील हो गई। पलट कर देखा तो रितेश बिस्तर पर खड़ा था और वही आवाजें कर रहा था जो कुछ देर पहले उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। दोनों काफी घबरा गए थे और ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उस आवाज से दूर जाएं या फिर अपने बेटे रितेश को संभालें। इतना तो साफ हो गया था उनके लिए कि रितेश वो आवाज खुद नहीं निकाल रहा था, पर कुछ और ही था जिसने रितेश को अपने बस में किया हुआ था। शिखर ने रोते गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ा और कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम तुम्हारी उस अलमारी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। जयती और शिखर ने तुरंत अपने बेटे रितेश को संभाला और देखा कि तेज बुखार के मारे उसका शरीर तप रहा था। इतना तेज बुखार जो किसी की जान भी ले सकता था। अगली सुबह रितेश डॉक्टरों की देखरेख में था, पर डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रही। वो खुद समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। एक तरफ जयती अपने बेटे रितेश के ठीक हो जाने के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ शिखर उस घर के बारे में पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठी कर रहा था। उसे यह पता चला कि उस घर में उनके पहले एक परिवार रहता था जिनका 6 साल का एक बच्चा भी था, जिसकी मौत तब हुई जब खेल खेल के बीच में उसने अपने आप को अलमीरा के अंदर बंद कर दिया था और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मौत उसी अलमीरा के अंदर हुई। शिखर ने बहुत खोजबीन करके उस आदमी का नंबर निकाला जो अपने परिवार के साथ वहां पहले रहते थे और उन्हें फोन किया। बात हुई तो पता चला कि उस घटना के बाद उसके माँ बाप इतने अकेले हो गए थे कि उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया इस शहर से काफी दूर, जहां उनके बेटे की कोई भी याद उनसे जुड़ी ना हो, और उस मनहूस अलमीरा को उन्होंने वहीं उस घर में छोड़ दिया था। शिखर ने उनसे कहा कि आप तो चले गए हैं लेकिन पीछे किसी को छोड़ गए हैं, उनसे एक बार आप मिल लीजिए। शिखर के कहने पर 2 दिन के बाद उस घर के पुराने किराएदार वहां वापस आए और शिखर द्वारा पूरी बात बताए जाने के बाद उस अलमारी के सामने जाकर खड़े हुए। इस बार अलमारी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अलमारी का दरवाजा सबकी आंखों के सामने खुद ब खुद खुल गया और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़के के माँ बाप समझ चुके थे कि रोने की आवाज उनके मरे हुए बेटे की है। अपने मरे हुए बेटे की यह हालत देखकर दोनों माँ बाप का दिल पसीज आया और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अब फिक्र मत करो, हमारे साथ चलो,
अब तुम हमारे साथ रहोगे, अपने माँ बाप के साथ में। उनके इतना कहते के साथ ही रोने की आवाज एक हंसी में बदल चुकी थी। सही मायने में वो अलमारी अब अपने असली मालिक के पास जा रही थी। उन लोगों के घर से निकलते ही शिखर के मोबाइल पे जयती का फोन आया और उसने कहा कि रितेश अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया है। ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली थी। अब उनके इस नए घर में सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर, और वो पेंटिंग जिसमें से एक बच्चे की तस्वीर गायब हो गई थी, वो अब वापस तस्वीर में दोबारा अपनी जगह पर आ गई है।